सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर है। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से ही माननीय अमृतलाल रावल जी मेरे साथ हैं, जो प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सामाजिक मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित करी, कई पुस्तकें लिखी। और खास करके जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसका अध्ययन वे कर रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक विभाग है जो कि इसकी शिक्षा पर समर्पित हुआ है। उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया है। तो सर, स्वागत है आपका इस धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए। आपका धन्यवाद। और हाल ही में, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मैंने कार्यक्रम क्यों सोचा। हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें वैश्य समाज से एक परिवार है। तो 20 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है कि उन पे कर्जा था। तो 6 सदस्यों ने, अब उसमें किसका ये था कि बाकी सदस्यों को या तो बता के, या कहा तो जा रहा है कि उन्होंने सबने आत्महत्या करी है, लेकिन बच्चे सब आत्महत्या नहीं करते। कहीं ना कहीं जो परिवार के मुखिया थे जिन पे कर्जा था, उन्होंने मतलब परिवार समेत खुदकुशी कर ली। तो खास करके लॉकडाउन के बाद ये देखने को आया है कि बहुत से परिवारों में खुदकुशी के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। और खास करके उच्च वर्गीय जो हिंदू हैं, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय आते हैं। तो ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि इनके पास पूरे भारत की दौलत है, संपदा है। यदि ऐसा होता तो ये क्यों खुदकुशी करते इनके परिवार। दूसरा, माइग्रेशन जो हो रही है, खाली अमेरिका में ही लाखों लोग जा चुके हैं लॉकडाउन के बाद। मेरा अनुमान है, आई थिंक हर साल 2 से 3 लाख लोग तो अमेरिका जा रहे हैं। उसके अलावा अन्य देशों में भी जा रहे हैं। तो ये जो अ, गरीबी जो बढ़ रही है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा सर आपसे कि उच्च वर्गीय हिंदुओं में भी एक अच्छा, एक जो उन्होंने स्ट्रगल करी लाइफ के अंदर, आज़ादी के बाद करी, कुछ पहले से संपन्न थे। तो उनमें ये गरीबी का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? आपको क्या लगता है इस बारे में? धन्यवाद निखिल जी, मुझे बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बताया 20 करोड़ कर्जा था किसी के ऊपर। तो इतना बड़ा कर्जा एक्चुअली लेने की क्या आवश्यकता थी, ये मैं जानता नहीं। मुझे भी कर्जा ऑफर हुआ था जब मैं रिटायर हुआ था। तो रिटायरमेंट के बाद मुझे कहा गया, बैंक ने कहा कि कर्जा ले लो। मैंने कहा किस लिए भाई, कर्जा मैं क्यों लूं? मैंने कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, छोटा मोटा जो है आमदनी तो हो ही जाती है अपना। जो है चल जाता है काम। तो 20 करोड़ कर्जा तो काफी कर्जा है, और क्यों लिया है ये मैं नहीं जानता। लेकिन आत्महत्या करना कोई मसले का हल नहीं है। अगर कर्जा लिया है तो उसको वापस भी किया जाना चाहिए। ऐसे तो जैसे माल्या ने लिया और बाहर चला गया और वहां बैठे बैठे वीडियो भेज रहा है कि मैं तो अरुण जेटली से मिल के आया था, ये किया था, वो किया था। भाई, अरुण जेटली से मिल के आए थे, सीधा आप चले गए एयरपोर्ट भागने के लिए। तो अरुण जेटली से मिलना या ना मिलना कोई मतलब नहीं है। बैंकों को वापिस करो। अरुण जेटली ने उनको कहा भी था कि बैंकों से बात करो और वापिस करो पैसे। दूसरों के ऊपर दोष दे देना तो ठीक नहीं है। अब कर्जा आपने लिया है तो फिर कोई सोच समझ के लिया होगा। 20 करोड़ कर्जा तो कम है नहीं। मेरा एक कुलीग था, वो रिटायरमेंट के बाद वो बिजनेस उसने करना शुरू कर दिया, और अमेरिका से वो बिजनेस करता था। तो एक बार उसको 6 करोड़ का कोई ऑर्डर मिला वहां से, और उस ऑर्डर को जो है ना पक्का करने के लिए वो अमेरिका जाना चाहता था। उसका हवाई जहाज जो है वो मिस हो गया, फ्लाइट मिस हो गई। तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो उसकी डेथ हो गई। हालांकि उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। तो मेरा कुलीग था, और वो भी वैश्य समुदाय से था, वैसे बहुत अमीर थे।
तो लेकिन पता नहीं क्यों इतना एक्चुअली लालच इतना करना नहीं चाहिए। लालच करने से ही जो है ना आदमी सोचता है मैं और ले लूं, करोड़ों रुपया ले लूं। जितना आदमी के पास है उसी में गुजारा करे, जैसा कि बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि अपनी चद्दर के अनुसार ही पैर पसारने चाहिए। अब ये क्यों इतना कर्जा लिया, कोई बिजनेस करना होगा या कोई काम करना होगा कोई, ये तो मैं जानता नहीं क्यों इतना कर्जा लिया, और उनके बाद वापस करने का कोई साधन नहीं था। आपने तो ये कह दिया कि लालच है, लेकिन अब ये जो लालच का जो बात है, ये खाली ये तो नहीं है ना कि इन वर्गों के अंदर है। लालच तो आज एक जो पूंजीवादी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उसमें हर एक को लालच है। अच्छा, जहाँ पे आपने बैंकिंग की बात करी, तो बैंक्स का भी, और विजय माल्या की बात भी जो पे मैं आता हूँ, तो बैंक भी जो है ना, आज देखिए लगातार आपको मैसेज आते रहते हैं, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। और कई मामलों में बैंक लोन दे देते हैं या वहां के कर्मचारी पैसे खा के लोन दे देते हैं। विजय माल्या तो ये कह रहे हैं भाई, मेरा जितना कर्जा था उससे ज्यादा पैसा रिकवर कर लिया है, जो नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट आई है। तो मैं तो बैंकों को कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना मुझे स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि वो कहते हैं 6 साढ़े 6 हजार करोड़ कर्जा था, 14 हजार रिकवर हो गया है। उनका तो ये भी कहना है। तो लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इसमें हम इंसान को कितना दोषी ठहरा सकते हैं जब पूरी अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है, ऐसा प्रोपोगेट किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट्स आती है, अखबारों में आती है, स्कीम्स आती हैं। आदमी कहाँ तक बचेगा इन सब से? ऐसा नहीं, आदमी को बचना तो पड़ेगा, बचना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी सैकड़ों मैसेज आते हैं कि इतना पैसा आपके लिए जो है ना सैंक्शन हो गया है। मैंने अप्लाई कहीं किया नहीं और सैंक्शन उन्होंने पहले कर दिया। भाई आप क्यों सैंक्शन करते हो? आपका पैसा फालतू है क्या? जिसको चाहिए उसको दो। जो गरीब आदमी जिनको चाहिए पैसा, अगर वो मांगता है, एप्लीकेशन देता है, तो उनको दो, ताकि अपना वो काम धंधा शुरू करे और जो है ना अपनी रोजी रोटी कमाए। लेकिन जिसको पैसा नहीं चाहिए उसको भी जबरदस्ती देते हैं। पैसा क्यों देते हैं? बात तो ये है ना कि बैंक में क्यों जबरदस्ती लोगों को पैसा देते हैं? नहीं, मेट्रो बैंक स्टेशन पे जाओ तो वहां बैंक का भी तो ये है ना कि वो जब तक देंगे नहीं, उनको प्रॉपर्टी जब्त करनी होती है, सब कुछ ले लेना होता है। बैंक्स तो इसलिए देते हैं ना। नहीं, प्रॉपर्टी जब्त करके क्या कर लेंगे? सैकड़ों प्रॉपर्टी ऐसी है करोल बाग में इधर उधर जो कि बैंकों के पास गिरवी है। लोग कर्जा लेते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो सस्ती है, लेकिन कर्जा वो ज्यादा उनको मिल जाता है, पता नहीं कैसे। और वो कर्जा लेके वो भाग जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, और ना बिकने के सूरत में वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्जा ले लेते हैं ज्यादा, और फिर अमेरिका चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं। तो इस मैं तरह से वो जो जी सर, प्रॉपर्टी है वो बैंकों के पास रह जाती है। लेकिन मैं इसके एक सामाजिक मुद्दे पे आऊंगा कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी तो ऐसा है ना, कि जिसके जो आदमी साइकिल पे आ रहा है, तो समाज कहता था नहीं भाई वो स्कूटर पे आ जाए, फिर वो कार में आ गया, अब वो महंगी कार में आता है, उसका बड़ा घर हो जाए। तो जैसे कहते हैं ना, कई बार हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और वो ज्यादा संपन्न होता है, तो कहते हैं कि भाई वो भी तो मुंह देखकर स्वागत करते हैं, मतलब आपके कपड़े देखकर, आपके अमीरी देखकर स्वागत करते हैं। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था है, कि लोग अपने जाति को मानते हैं। दूसरी तरफ ये जो सामाजिक सोच आ गई है कि भैया जो अमीर आपका रिश्तेदार हो, आप उसी को ज्यादा ध्यान दो, और फिर लोगों में भी होड़ लग जाती है अमीर बनने की। अच्छा, बहुत बड़ा जो सट्टे का व्यापार है, ये भी उच्च वर्गीय हिंदू चलाते हैं। चाहे क्रिकेट से शुरू हुआ, हमें हमने देखा लॉटरी आई, दिल्ली में हमने देखा बच्चा बच्चा लॉटरी के अंदर आ गया था, और आज जो है ना लगभग हर दूसरा तीसरा दिल्ली वाला, और दिल्ली के बाहर भी, वो क्रिकेट में सट्टा चल रहा है उनका। खेलों में, बाकी खेलों में भी सट्टा चल रहा है। तो सट्टे का मतलब है कि रोजगार तो है ही नहीं, पर एक होड़ है। तो सामाजिक सोच को आप कितना दोषी मानते हैं इसके अंदर? ऐसा है कि जो लॉटरी का काम है ये शुरू तो किया गया था इसलिए कि सरकार को जो है ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा, कुछ पैसे नहीं नहीं, मिलेंगे ताकि मैं वो लेकिन आगे। मैं सर, मैं इनकी टेक्निक्स में नहीं जा रहा, हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैं सामाजिक सोच की बात आपसे जानना चाह रहा हूँ।
क्या होता है ना, हम टेक्निकल में चले जाते हैं ना, तो फिर वो विषय वस्तु विषांतर हो जाता है। तो तो समाज की जो ऐसा है सोच कि है जो वो ऐसी है। मैं आपको लॉटरी खरीदना भी जो है ना एक एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। हाँ जी। और तो उसमें क्या था, वो बेटी का रिश्ता करने गए एक टीचर के यहाँ पर। आंखों देखा मेरा उदाहरण है। तो वो लड़का टीचर था, कई सालों पहले की बात है। आज तो टीचर की नौकरी लगनी भी मुश्किल है। तो उन्होंने टीचर को ना करके एक किसी की फर्नीचर की दुकान थी, शॉप थी, उसको कर दिया। अब वो लड़की एम में थी, शादीशुदा थी। बाद में पता लगा वो दुकान भी किराए की थी, और वो दुकान पे भी कर्जा लिया, और कर्जा उन पे था, काम वाम चल रहा था। तो देख के ऐसा ऊंचा ऊंचा पैसा घर देख के शादी करी टीचर को छोड़ के। फिर वहां से लड़की का डिवोर्स हुआ। फिर और रिश्ते आए, लेकिन फिर भी साधारण परिवार को, उन्हीं की मतलब जाति में देखकर, मैं खत्री परिवार की बात बता रहा हूँ आपको, कि अपनी जाति में जो साधारण हो, शिक्षित हो, उसको ना देखकर फिर एक व्यापारी व्यक्ति से शादी करी, जिसको खूब शराब पीने की आदत थी, लेकिन उसके पास पैसा था, वो देख के शादी करी। उससे भी उसका डिवोर्स हो गया। तो ये तो एक उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण है कि ये मैं सामाजिक कुरीति की बात बता रहा हूँ, कि इसमें समाज एक सोच पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कि क्या सामाजिक सोच है कि सिर्फ पैसा। बात है सामाजिक सोच तो यही है, जैसे आपने कहा कि पहले साइकिल थी, फिर स्कूटर आया या मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई। इसी को जो है प्रोग्रेस कहते हैं। मतलब एक बड़ी बहन के पास मान लीजिए साइकिल है, और छोटी कहती है मैं स्कूटर लूंगी या मोटरसाइकिल लूंगी। फिर उससे छोटी आती है, कहती है कि मैं तो कार लूंगी। तो इसी को जो है प्रोग्रेस कहते हैं, तरक्की इसी को कहते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही जो पीढ़ी के एक ही जो पीढ़ी की है वो जो है वो सब कुछ ले लेगी। तो इसी को तरक्की कहते हैं, और ये तरक्की तो नॉर्मल है, होनी भी चाहिए। तो अगर फिर तो आदमी सर की तरक्की इच्छाएं उनके नहीं लिए भी सही है होंगी। जो 20 करोड़ का लोन ले रहे हैं। फिर तो तरक्की उनके लिए भी सही है जो 20 करोड़ का लोन ले रहे हैं। हाँ, 20 करोड़ का लोन लिया है तो कुछ वापस करने का कोई साधन तो होगा ही ना। ऐसे थोड़ी बैंक वालों ने दे दिया लोन, या जिसने भी 20 करोड़ का दिया है। अब मैंने लोन लिया था मकान लेने के लिए, तो वो मेरे कॉलेज आए थे, सारी तफ्तीश की थी, मेरे कागज लिए थे, सैकड़ों जगह साइन करवाए, तब जाके मुझे लोन मिला 25 लाख। तो ऐसे तो मिला नहीं, मेरी अच्छा, तनख्वाह इसके देखी, अंदर, सैलरी थी। लेकिन ये जो होड़ है, ये जो होड़ है, ये होड़ आज सब सब वर्णों के अंदर, सब वर्गों में, जैसे कहते हैं हिंदू के, मुस्लिम में, सब में लगभग आ चुकी है। लेकिन अब समस्या ये है ना कि अपॉर्चुनिटीज तो सीमित होती है। मान लीजिए एक मोहल्ला है 2000 मकानों का, और वहां पे 100 दुकानें हैं। आप अगल बगल में दुकान भी खोलेंगे तो नहीं चलेगी, गवर्नमेंट खोलने नहीं देगी। रोड पे हालांकि लीगल नहीं होती, वो भी खोलने देती है। दूसरा, आप वही सामान बेचोगे, क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, वो आज फैक्ट्री नुमा उत्पादन से हर चीज एक फैक्ट्री बना रही है। अगर मेरे को अपनी मैं अपनी कोई मेरा कोई खेत नहीं है, मेरी कोई अपनी स्पेशलिटी नहीं है, जो मैं बेचूंगा वो वही बेचूंगा जो कंपनी दे रही है। तो उत्पादन के साधन जो है ना, वो सीमित हो गए। जो सामान बेचूंगा, वस्तु है, वो सीमित है, उनमें वैरायटी नहीं है। बेचने वाले सीमित है, इसीलिए नौकरियां भी सीमित है। नौकरियां भी ऐसा नहीं है कि असीमित है। तो बात यही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये होड़ कब तक चलेगी, क्योंकि सीमित है। अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, अर्थ या पैसा जो है, पैसे का उत्पादन समाज के अंदर वो सीमित है। जब वो हर एक के पास उतना जा ही नहीं सकता, तो फिर ये होड़ कैसे लगेगी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि, फिर तो आपने भी यही कह दिया कि जो ज्यादा आया अच्छा। तो जो लोग बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, फिर वो तो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि वो नहीं कर पाए। ना, बिल्कुल सही नहीं है। खुदकुशी करनी ही नहीं चाहिए। आपने लिया पैसा, नहीं है आपको जरूरत तो वापस कर दो पैसा। कई लोग इसलिए भी 20 करोड़ कई आप लोग इसलिए भी कहीं खर्च भी खुदकुशी, तो किया होगा ना। ये तो एक उदाहरण है, कई लोग इसलिए भी खुदकुशी कर लेते हैं। काम हाँ, चले करते गए, हैं। काम बंद हो गए, नौकरियां चली गई, 2 2 3 3 साल हो गए, काम नहीं आ रहा, हाँ, कर्जे तो उस हालत में भी हो जाते हैं। वो तो बात तो ठीक है, मैं मतलब ये जानना काम चाह रहा तो। था, सरकार ने भी एक 10% आरक्षण भी निकाला। तो आपको नहीं लगता कि 10% आरक्षण जैसे दे दिया, लेकिन खाली उससे तो कुछ होगा नहीं, जनसंख्या बहुत है। तो ये जो गरीबी है, ये सोच वाली गरीबी है, ये लोगों ने जबरदस्ती अपने पे डाली हुई है, ये सरकार कुछ कर नहीं रही।
इसके अंदर। नहीं, सब कुछ जो है ना सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए हर एक चीज के लिए। अब 10% अगर मिली है अपर कास्ट को, जैसा आप बता रहे हैं, टीवी में भी मैंने देखा था कि 10% जो है वो आरक्षण नहीं, वो अपर हो कास्ट गया, को मिला जॉब्स है। लग रही है उसके अंदर, जॉब्स लग रही है राज्य स्तर पे भी, जॉब्स लग रही है। हाँ, उसमें जॉब लग धांधले, रही है तो। उसमें भी धांधलेबाजी हो रही है कि जिनके पास पैसा है ना, वो पैसा खिला के घुस जाते हैं। ये भी उसमें धांधलेबाजी भी हो रही है। खैर, वो हम उसके टेक्निकल हाँ, में नहीं जाते। मैं सिर्फ समाज की सोच के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि ये जो हो रहा है इसमें सरकार की तरफ से लापरवाही है, या फिर लोगों की सोच है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे कि ये अर्थव्यवस्था ऐसी है कि इसमें आप होड़ नहीं कर सकते, हर एक के पास हर चीज नहीं आ सकती। हाँ, वो तो बात ठीक है, हर एक के पास हर एक चीज नहीं आ सकती, इसीलिए अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सीमित ही रखना चाहिए। मतलब अगर कोई कहे कि मैं उसके पास, मेरे पड़ोसी के पास या भाई के पास बड़ी कार है तो मैं उससे भी बड़ी लूं, अपनी इच्छाओं को मतलब संभाल के रखना चाहिए, तभी आदमी एक सुखी जीवन जी सकता है। अब 20 करोड़ उन्होंने क्यों लिए ये मैं नहीं जानता, और वो समझदार लोग होंगे जिन्होंने 20 करोड़ लिए और जिन्होंने दिए, तो कुछ ना कुछ तो उनको उन्होंने रखा होगा गिरवी, तभी 20 करोड़ मिले होंगे। तो ये सारा चीज जो है तफ्तीश के बाद ही पता चल सकता है कि उनको क्यों उन्होंने सुसाइड की। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि पूरी फैमिली ने सुसाइड कर ली। सुसाइड करना कोई अच्छा काम तो है नहीं। पहले आपने 20 करोड़ लिए, तो अगर 20 करोड़ लेके भी अगर आप कुछ नहीं कर सके तो फिर तो बहुत गलत बात है ना। जी। तो जिन्होंने दिए उनको भी देखना चाहिए अच्छा, रोजगार नहीं बढ़ कि क्या बढ़ पा रहा। करें। एक बात ये भी है कि ये जो अब मशीनी व्यवस्था के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मशीनें बना रही है, तो उत्पादन के क्षेत्र में भी जो लोग शामिल थे वो उत्पादन के क्षेत्र से भी हट गए, रोजगार भी तो नहीं बढ़ पा रहा। तो इसमें तो फिर सरकार की पॉलिसीज खराब नहीं है? अब मुझे सरकार की पॉलिसीज का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब एक आदमी ने एक कर्जा लिया है तो उसके दिमाग में कुछ तो होगा कि मैं इस नहीं, काम सरकार के की लिए पॉलिसी कर्जा इस तरह ले से रहा है हूँ। जैसे कि आज लगभग हर चीज चीन से आ रही है। पॉलिसी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तो मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने बोला, सीधा नहीं बोला, इशारों में बोला, और उनके जो लोगों ने वो जाके कनॉट प्लेस में चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए लगाए। लेकिन वो तो 10 साल से सरकार में है, इससे पहले वाजपेयी सरकार थी, फिर मनमोहन सरकार है, इन सरकारों ने सबने आज जो स्थिति है कि हर एक चीज हम चीन से ला रहे हैं, तो ये जो वर्ग था जो उत्पादन के अंदर था, जिनकी दुकानें थी, छोटे छोटे तरह के छोटे लेवल पे कारोबार थे, वो सारे कारोबार तो खत्म हो गए। अब ट्रेडिंग भी कितना ट्रेडिंग करेंगे, कितना कि इधर का माल उठा के उतना बेचे, हर माल सेम माल है। दूसरा, बैंक वाले पैसे भी सबको दे रहे हैं, कर्जे भी सबको मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई भी उठा के मार्केट में आ रहा है बेचने के लिए, कंपटीशन बढ़ रहा है। बात यह चीनी माल जो आता है एक तो वो घटिया होता है, इसलिए उसको नहीं नहीं सर, मैं बंद उसकी किया बात नहीं जाना कर रहा, मैं चाहिए या। सरकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं माल की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फिर इसके लिए सरकार जिम्मेवार क्यों नहीं है? भाई, सरकार ने अपनी पॉलिसीज, कुटीर उद्योग, भारतीय उद्योग, ये वो लोग थे जिनके पास उद्योगों की नॉलेज थी, इन्होंने इनकी नॉलेज भी एक तरफ कर दी, इनको खाली ट्रेडर बना दिया, या फिर जॉब के ऊपर रख दिया, और जॉब सेक्टर है नहीं। देखिए, आईटी सेक्टर जब आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आया, वो कोई SC ST OBC के लोगों ने नहीं सीखा, वो सारा उच्च वर्गीय हिंदुओं ने सीखा। लेकिन उसके लिए सरकार के पास यहाँ इतना रोजगार ही नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग तो बाहर चले गए। मैं खुद BCA कर रहा था, एपटेक कंप्यूटर से कर रहा था। आई थिंक 90% से ज्यादा जो लड़के हैं वो चले गए, लड़कियां कुछ रह गई क्योंकि उनकी यहाँ शादी हो गई, और कुछ लड़कियां थी जो शादी होके चली गई क्योंकि उनके लिए यहाँ रोजगार ही नहीं था। तो आप उस समय 90 के दशक में जब IT लेके आ रहे थे, तो आपको पता ही नहीं था कि हम रोजगार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। फिर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, इतनी सारे डिग्री होल्डर्स कर दिए, हर जगह लाखों की भीड़ है, आपको रोजगार है ही नहीं। तो इसके लिए तो सरकार की नीतियां जिम्मेवार है कि नहीं है? फिर आप बताइए, पूरी तरह से गरीबी के लिए। अच्छा जी, जब कंप्यूटर आया था
और टाइप सेटिंग जब चल रही थी, शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैं नहीं सर, टाइप वो मैं नहीं सेटिंग जा रहा, यूनिट मैं हिस्ट्री में। पे नहीं जा रहा सर। मैं आपसे ये नहीं पूछना नहीं, चाह रहा मैं हूँ आपको कि हिस्ट्री नहीं नहीं, बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा क्यूमुलेटिव, हूँ जो कि क्यूमुलेटिव कि इफेक्ट है, एक मैंने आपको एक कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है। कंप्यूटर जो है 10 आदमियों का काम ले लेता है। जब एक एक टाइप सेटर 10 जो लोगों का काम ले लेता है, तो उससे नौकरियां तो कम होंगी ही ना। जो पहले तो होता था सर, काम टाइप सेटिंग में, तो वो अब जो है एक आदमी कर देता है कई कई आदमियों का काम। और सर तो बहुत सारे इसलिए जो नौकरियां कम हुई। घरेलू उद्योग हैं, जैसे दर्जी का काम होता था, भारत आज की डेट में जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा मिल भी नहीं चल रही, कम मिलें हो गई हैं। कपड़ा भी जो है ना वो चाइना से आ रहा है। जूते का हाँ लेदर होता था, बिल्कुल। लेदर इंडस्ट्री खत्म कर दी, लेदर चाइना से आ रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे उच्च वर्ग के लोग लेदर इंडस्ट्री में आए। लाहौर में एक श्रीमान भल्ला थे, जो कि लाहौर के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो लेदर का और जूते का बिजनेस करते थे और बहुत ही अमीर थे। छोटे व्यापारी भी सब खत्म हो गए। उसके अलावा जैसे छोटी, बजाय ऐसे कि छोटी कंपनियां चले हमारे देश में, हर चीज सर बाहर, जैसे छाते बनने हैं, काम की जो चीजें हैं, वो सब जो है ना वही बाहर से आ रहा है। तो ये चीन के ऊपर निर्भर होने से हमारा जो उद्योग थे वो खत्म हो गए। और ये लोग, तो इसमें तो सरकार की नीतियां खराब है कि नहीं है सर? नहीं, सरकार ऐसा है कि डब्ल्यूटीओ की वजह से जो है ना, हम ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नहीं तो डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ जब तो लग रहा माना, था। सरकार ने माना ना। अगर सरकार खाली तेल के चक्कर में लोन नहीं लेती, तेल का कैसे भी अरेंज कर लेती, सामान देके किसी नहीं, दूसरे, वेनेजुला, डब्ल्यूटीओ जब से वेनेजुला से ले आती, अरब से नहीं आ रहा था, वेनेजुला से ले आती, रशिया से ले आती, कहीं और से लेके आ जाती। मतलब सरकार, मतलब फिर डब्ल्यू तो आपके हिसाब से, अगर मैं, आपके हिसाब से नहीं, तो मैं तो ये मान लूं कि सरकार ने जानबूझ के एक तेल के क्राइसिस का फायदा उठाया, जानबूझ के ऐसे लोन लिए, जानबूझ के अपना सोना दिया, जानबूझ के डब्ल्यूटीओ माना है। और इन सबकी जो अब जो मार है, जो सबसे बड़ी मार है, वो भारत के जो घरेलू उद्योग पे पड़ी है। वो उच्च वर्गीय हिंदू, उच्च वर्ण के जो हिंदू होते हैं उन पे पड़ी है सबसे ज्यादा मार। ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा है जी कि जो जब डब्ल्यूटीओ आ रहा था तो हमने विरोध किया था। मैं अपनी पत्रिका थर्ड वर्ल्ड कॉलिंग में उसका विरोध किया था, क्योंकि मैंने उसमें ये लिखा था कि जो लोग कि जो देश डब्ल्यूटीओ में होंगे, वो मतलब उनको दूसरे देशों का सामान खरीदना पड़ेगा। वही हमें चाइना से घटिया सामान लेना पड़ रहा है, और मुझे पता नहीं कि वो ठीक रेट लगाते हैं या नहीं लगाते, लेकिन वो सामान तो घटिया होता है, क्योंकि उसको इस्तेमाल तो हम ही करते हैं। अब उस सामान को हमने खरीद लिया, तो जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं या इंडियन जो प्रोड्यूस होता है वो बंद हो गया। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो पहले हम यूज करते थे, वो महंगे जरूर होते थे, इंडियन ब्रांड्स होते थे, लेकिन अब वो नजर ही नहीं आते, क्योंकि सस्ती चीजें आ गई हैं मार्केट में। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इंडियन गुड्स ही खरीदें, इंडियन कपड़े खरीदें और सब खरीदें। तो इसलिए जो है ये एक भारत के ऊपर जो है ना विदेशी हमला है, भारत के व्यापार के ऊपर ये हमला है। क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं सकते डब्ल्यूटीओ की वजह से, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं ना, जो चीज है सामने उसको खरीदने के लिए वो डंप कर देते हैं इतनी ज्यादा सामान कि आपको बेचना ही पड़ता है या खरीदना पड़ता है। अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे एक बात फ्रिज सर, जो जी, एक बात ये भी है घटिया कि, फ्रिज है वो भी खरीदने पड़ते हैं। एक बात ये भी, अगर पिछले 40 सालों को देखें और 40 साल पहले जाए, तो जो लोग खेती के अंदर शामिल थे, वो जो भी थे, जैसे भी खेती करते थे, वो संतुष्ट होते थे। लेकिन अब, जब से 90 के दशक के बाद ये डब्ल्यूटीए की ट्रीटी हमने साइन करी, ओपन डोर पॉलिसी साइन करी, तो जो समाज के जमींदार थे, उच्च वर्गीय हिंदू थे उसमें, या ओबीसी जो आ जाते हैं वो थे, वो संतुष्ट थे अपनी खेती में। और उनका एक, जैसा कपड़ा पहना, नया कपड़ा आ गया, खुश हो गए। भोजन में एक खुशी, एक संतुष्टि हुई। अब वो भी नहीं हो रही। अब उनके बच्चे भी चाह रहे हैं, भाई हम तो बस कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मानसिक परिवर्तन हुआ है,
देखिए सरकार जो होती है ना, हम सरकार को हटा नहीं सकते, हम नहीं कह सकते खाली लोग हैं। मैं आज अगर ये एक वीडियो कर रहा हूँ, सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है, सरकार चाहे तो न्यूज़पेपर में रोक सकती है, सरकार चाहे तो किसी भी इंडस्ट्री को रोक सकती है। सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि सरकार ने अपनी उन असीमित शक्तियों को, बजाय इसके कि ये विदेशी सोच, होड़ वाली सोच, उत्पादन वाली सोच लोगों में पैदा होने से रोके, सरकार ने उल्टा बढ़ाया है इनको। कहीं ना कहीं यूफेरिया, यूफोरिया क्या बोलते हैं, वो क्रिएट किया है कि इन चीजों से आपको अच्छा मिलेगा, इन चीजों से। जैसे फिल्मों पे सेंसर है लेकिन वो हिंसा और सेक्स तक रहता है, लेकिन फिल्मों का जो सेंसर है कभी भी इस सोच पे नहीं गया कि यार कि हम उस पर टीवी पे भी लगाएं, या फिर टीवी में हम देखें कि आज जो बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी जो एकता कपूर और जितेंद्र जी का जो था, आज उसकी बिल्डिंग बिक गई है। आज उन्होंने जो इतना दिखाया, मैं उनको अकेले को नहीं कह रहा, ये पूरा जो 90 के दशक में जो मूवमेंट हुई केबल टीवी के साथ शुरू हुई, और उसमें पूरा जो है ना, कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन ख्वाब दिखाते हैं लेकिन असल में खुद करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। तो ये जो पूरा ख्वाब की इंडस्ट्री सेट करी गई 2090 के दशक में, और इन चैनलों में पैसा और कहीं से नहीं, अमेरिका से आ रहा था। अमेरिका का प्लान कि भैया यहाँ पे ख्वाब दिखाओ, और जो अमेरिका का हाल है, ख्वाब दिखाओ, सपने दिखाओ, सामान बेचो, नहीं बिके पैसा फूको, बैंकों के द्वारा दो, नहीं चुका पाए जमीनें जब्त कर लो, और फिर अपने हिसाब से करो। तो उसको सरकार ने रोक तो नहीं लगाई ना, बढ़ावा ही दिया सरकार। पता नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए इन चीजों को। लेकिन हम ये नहीं, देखते हैं कि ऐसा है बड़े कि सारे जो छोटे छोटे जो देश थे, एक अफ्रीका का देश है, उसने आज तक अपने पे बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। सद्दाम हुसैन ने तो केबल टीवी के डिश एंटीना हटा हटा के फेंक दिए थे। गद्दाफी जैसे लोग थे जो किसी को एंट्री नहीं करने दिए अपने। नॉर्थ कोरिया है, यहाँ तक कि जापान ने भी। तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित है कार्यक्रम सारे। ये खुदकुशियां जो हो रही है, जो गरीबी हो रही है, सरकार द्वारा हो रही है। क्योंकि 40 साल पहले अगर 80 करोड़ जनसंख्या वाले थी, 80 करोड़ जनसंख्या में भारत का किसान अपना सामान बेचता था, पैसा भी बहुत कम मिलता था, वो खुश था। एक टेलीफोन होता था, एक सड़क, एक गली में, वो खुश थे। अभी वो चीज बिल्कुल बदलती जा रही है। या तो आप लोगों सबको की साधन दो इच्छाएं आप। बढ़ रही है ना। ये गवर्नमेंट ये भी नहीं कर रही कि रूस की तरह सब चीजें दे दे सबको, वो भी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही। ऐसा नहीं कि तो लोगों की इच्छाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो फिर इसीलिए लोग ज्यादा लोन लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते। कोई काम धंधा उनका होता है वो बंद हो जाता है, तो फिर उसको मुसीबत तो हो ही जाती है। और ये बात है। अब सरकार को तो जो पॉलिसीज हैं सरकार की, वो तो वो उनको देख के ही जो है ना कर्जा देने वाले देते होंगे। नहीं, बैंक के कर्मचारी भी तो मिल जाते हैं ना, शामिल रिश्वत खा लेते हैं ना उसमें कई बार। हाँ, वो मिलते हैं। मैंने तो जो है ना लिया नहीं लोन। नकली हो स्टेटमेंट्स। सकता है उसने इसीलिए, मुझे बैंक कर्मचारी ने इसीलिए कहा हो कि आप लोन ले लो 10 20 50 लाख 1 करोड़। तो फिर मैंने उसको, एक दूसरे बैंक में मैं गया, मैंने कहा जी मुझे आप 10 करोड़ रुपया दे दीजिए, क्या करना है। मैंने कहा जी मैं स्कूल एक खोलना चाहता हूँ, उसकी जमीन जो है 4 करोड़ की है, और फिर उसके बाद जो है वो लेना है, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनानी है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उम्र पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है। अब उम्र तो मैं उम्र दराज तो हो ही गया हूँ, पता नहीं कब टपक जाऊं मैं नहीं जानता। तो वो अपनी तरफ से ठीक है। वो तो मैनेजमेंट भी चला लेता है, नई पीढ़ी जो हाँ, होती है और उसमें। मैंने कोई गलत काम के लिए तो मांगा नहीं पैसा, मैंने तो सही काम के लिए मांगा। लेकिन वो आज तक जो है ना, मैंने एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई थी 1995 में, और डीडीए के ऑफिस में गया तो वहां जो डीलिंग क्लर्क था उसने कहा जी 10 लाख दे दो और एक एप्लीकेशन दे दो, आपको 6 महीने में प्लॉट जो है ना अलॉट हो जाएगा। मैंने कहा जी ऐसे में 10 लाख क्यों दूं, यानी कि रिश्वत देके ही मैंने काम करना है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं ना ही करूं।
और रिश्वत देके करूं तो फिर बच्चों को एडमिशन करने के लिए भी मैं डोनेशन मांगू, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो ना मैं कहीं स्कूल बना सका, ना प्लॉट ले सका। अब भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरी उम्र जो है काफी। ऐसे भी बहुत मामले आते हैं जहाँ पे काम धंधा सेटअप करना है, आप पैसा ले लो, इतना रिश्वत बैंक वालों को दो, इतना रिश्वत नेताओं को दो, इतना रिश्वत अफसरों को दो। ऐसे भी इंसान फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, मुझे एक बड़ा मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा ले याद दे आ के रहा है। नेता बन जाते हैं लोग। मैं वो नेता बन जाते हैं। मैं बताता हूँ कि जब भारत का जब विभाजन हुआ, तो जो मुस्लिम लीग के नेता थे, जिसमें तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन्होंने वहां के जो साहूकार थे उनसे बहुत पैसा ले रखा था। तो एक उनके दिल में आया कि अगर ये विभाजन हो जाए तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान बन जाएगा, तो उन्होंने जाके, अब हम बच जाएंगे उससे, तो उन्होंने जाके उनके भाई खाते दिला दिए थे कि भैया, वो लोग नेता ही लोग थे, वो नेता थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने साहूकारों के भाई खाते दिला दिए, उनको वहां से भगा दिया कि अब हमें कोई कर्जा ही नहीं देना। तो एक बड़ा मुझे किस्सा याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त था, अभी वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर है, तो वो गवर्नमेंट का ठेकेदार था। तो उस समय 90 के दशक में जब नए नए पानी के फिल्टर आने शुरू हुए थे, तो 4,500 का फिल्टर 9,000 में सरकार में खरीदी होती थी, क्योंकि पूरे 4,500 जो है ना वो इंजीनियर रिश्वत लेता था। और फिर उसको एक ठेका मिला जजेस के घरों में टाइल लगाने का। तो जजेस के घर में टाइल लगाई, अब वो टाइल उखड़ गई। अब वो उखड़ गई टाइल, तो मेरी उससे बात हुई, वो दोबारा लगाने गया, मैंने कहा ये क्या उखड़ गई भाई? कहता है यार मैं क्या करूं, ये इतना पैसा ले लेते हैं, पैसे नहीं बचते मटेरियल के, तो मैं कहाँ से पैसा लगाऊं? तो ये भी है कि जो पैसा कमाने के चक्कर में हमारी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आपसे पहले भी मैंने ये कहा, ये पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है इसके लिए, इन खुदकुशियों के लिए, घटिया सामान, घटिया पुल बनने के लिए आदमी गरीबी में गर्त में जा रहा है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे बहुत फेमस, उनका नाम इनकम टैक्स ने नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो क्रिकेट के भगवान माने जाते थे 80 के दशक में भारत के। कहते हैं वो पकड़ पकड़ के लाते थे नेताओं को कि आओ सट्टा लगाओ। जो उन्होंने शुरुआत करी थी, बाद में उन पे नाम भी लगा, वो हट गए, पर कोई उन पे सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको सजा करेंगे तो हमारा क्रिकेट का भट्टा बैठ जाएगा, मतलब क्रिकेट से जो कमाई होनी है और सट्टे झेलने हैं, और उसको टीवी में लेके आना है, दिखाना है, पागल करना है। जैसे आज हमने देखा स्टैम्पीड हुई, ये पागलपन इसलिए हुआ है क्योंकि वो तब क्रिकेट के जो भगवान जो सट्टा खिलाते थे उनको पकड़ के जेल में नहीं डाला गया। तो सरकार ही तो जिम्मेवार है सर पूरी तरह से इसके लिए। देखिए जी, मैं तो क्रिकेट के खिलाफ हूँ, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी एक साम्राज्यवादी खेल है जिसमें लोगों का टाइम बड़ा वेस्ट होता है। 6 6 7 7 दिन पहले मैच चलता था, और फिर जो है ना विदेशी आ जाते हैं खेलने के लिए। और मतलब वो पहले 100 साल पहले जो इंग्लैंड की टीम थी, उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों का अपमान किया था कि आप काले हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आप ठीक तरह से खेलते नहीं। तो फिर भारतीयों ने अपनी अलग से एक क्रिकेट टीम बना ली। अब वही क्रिकेट टीम जो है ना, अब आईपीएल बन गया है, और दूसरे भी प्लेटफॉर्म बन गए हैं क्रिकेट के। तो मैं तो इस क्रिकेट के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि ये समय बहुत नष्ट करता है। इतना ट्रैफिक जाम लग जाता है नहीं हर सर, मैं जगह, वो तो और सही एक है, मैं ये कह रहा हूँ सरकार, अगर सरकार छूट दे दे तो यहाँ तो खुली वेश्यावृत्ति शुरू हो जाए, लोग तो वो भी कर लेंगे। सरकार छूट दे दे यहाँ तो खुली हाँ, ड्रग्स वो बिकने लग जाए। होती भी तो मैं होगी। यही कह रहा हूँ कि ये जो खुलापन इकोनॉमिक्स का, जिसकी गर्त में इंसान आ गया और आज सुसाइड कर रहा है, सरकार ही तो जिम्मेदार है इसके लिए। पुरानी सरकारें तो हैं ही जिम्मेदार, आप नहीं कह सकते इस बात को। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस बात के लिए। खैर, मेरे साथ थे प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी। आप समझ सकते हैं, मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि सरकारें, और सरकार में बैठे हुए, इसलिए मैंने जो विभाजन का उदाहरण दिया कि जो नेता थे उन्होंने जाके भाइयों में आग लगा दी, क्योंकि वो ऐसे नेता थे कि विभाजन करके भी अपना उल्लू सीधा करा उन लोगों ने। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि सरकार जो कह रही है, या सरकार के लोग जो कह रहे हैं, बैंक कह रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो ले लो कर्जा ले लो, और बजाय उसके कि आप अपना मेहनत,
अपने व्यक्तिगत रूप से मेहनत करने के, ये भी एक गलत बात है कि इंसान मेहनत करे। आप सामाजिक ग्रुप्स बनाइए, प्रोटेस्ट करिए, लिखिए, बोलिए, वीडियो बनाइए, और लोगों को तैयार करिए कि भाई समाज की जो कुछ सुविधाएं हैं वो सरकार दे। और सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जो भारत के जो कुटीर उद्योग, जो घरेलू उद्योग है, हम हर चीज चाइना से जो चीज नहीं हो, हम जो चीज यहाँ बना सकते हैं कम से कम हम उसको तो यहाँ पर निर्माण करें। उसका निर्माण यहाँ होगा तो यहाँ का हाँ जी। जिनके पास थोड़ी पूंजी है वह उसमें लगाएंगे, और बाकी लोगों को काम मिलेगा, और काम मिलने के बाद फिर सरकार ये सुनिश्चित करे कि वेतन सही मिले। दूसरा, ये ना हो कि एक ही काम में बहुत लोगों को घुसा दे। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब कार्ल मार्क्स को किया, मैंने अनुवादित किया, तो उसमें वो बताते हैं, पहले, आजकल तो क्या हो गया, एक इंडस्ट्री बन गई है कि भैया आप कितने सारे स्कूल और कॉलेज खोल दो, पढ़ पढ़ के लोग निकल जाते हैं, काम ही नहीं है वो। एजुकेशन में भी बदलाव की जरूरत है कि क्या ये जो एक ही ढर्रे की जो एजुकेशन चल रही है कि सीए बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वही, क्या ये एजुकेशन की जरूरत है अब है अगले 10 साल तक? जब इतने लोग हो गए हैं तो 10-20 साल इन एजुकेशन को रोक लगा देनी चाहिए। 10-20 साल के लिए दूसरी तरह की एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे कपड़ा निर्माण है, आप ये सुनिश्चित कर दे कि कई तरह के कपड़े जो हैं वो हाथ में बनेंगे। जिस इंसान के पास 100-200 गज का घर है ना, वो अपने घर में खत्ती लगा के कपड़ा बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट कोई वो नहीं है, बहुत लोग खाली बैठे रहते हैं अपना। मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड का एक उदाहरण देता हूँ कि जब इंग्लैंड में पूंजीवाद आया, पूंजीवाद कोई बहुत नई चीज नहीं है, हम इससे लड़ सकते हैं, 500 साल पुरानी समस्या है। तो इंग्लैंड में उससे पहले जो नाइट्स होते थे, जो वहां के एक तरह से जमींदार होते थे, और बाकी सब लोग उन गांवों में, वे अपना कपड़ा खुद बनाते थे, अपना जूता खुद बनाते थे, अपना चमड़ा खुद बनाते थे, और खाना तो खुद उगा ही लेते हैं। यही बेसिक चीजें हैं, जीवन की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती। पर अगर आप सोचे भैया मैं फरारी लेना चाहूँ, तो अब आप ये सोचिए, उस फरारी के अंदर इटली के साइंटिस्ट लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, उनको आपको इटली के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। आप अगर इन मशीनी चीजों पर जाएंगे ना, मशीनें महंगी होती है, मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। मशीनों से भी कई लोग व्यापारी सोचते हैं हम सीधा ऐसी मशीन ले आए कि अपने 100 के 100 कारीगर हटा दें। वो भी गलत है। आप हटा देंगे, 10 साल मशीन काम करेगी, 10 साल बाद खराब हो जाएगी, फिर नई मशीन कहाँ से लेकर आएंगे? लेकिन वो जो 100 कारीगर हटा दिया, अगर कारीगरी खत्म हो गई तो आपको फिर कारीगर भी नहीं मिलेंगे उस चीज के। ये बात भी सोचने की जरूरत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ धन्यवाद। रावल जी। आप उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जो कि इंग्लिश में है, प्रकाशित पुस्तकें मुझसे ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8851188170। और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।